बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सली लीडर पापा राव कुटरू थाना पहुंचे। 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली भी पहुंचे। पुलिस ने सभी को कब्जे में लिया, हथियार समेत कब्जे में लिया है। सुरक्षा बल सुरक्षित लेकर रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजापुर में नक्सली लीडर पापा राव कुटरू थाने पहुंचे और 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली भी पहुंचे हैं। साथ में पुलिस ने सभी को कब्जे में ले लिया है, हथियार समेत सभी को कब्जे में लिया और अब सुरक्षा बल सुरक्षित लेकर रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये खबर निकलकर सामने आई थी कि आज जो नक्सली लीडर है पापा राव, वो आज सरेंडर करने वाला था और इसको लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नक्सली लीडर पापा राव कुटरू थाने पहुंचे हैं और उसके साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली भी हैं जो थाने पहुंचे हुए हैं। सभी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जो भी हथियार वो लेकर आए थे उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया है और अब सुरक्षा बल सुरक्षित लेकर रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नक्सलवाद के ताबूत पर अंतिम कील, यानी कि जो कल ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह संकेत दिया था कि जो भी एक अंतिम कील यानी कि जो अंतिम प्रहार अभी नक्सलवाद पर बचा है, क्योंकि डेडलाइन जो दी गई थी वो नजदीक आ गए हैं, महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। उसके बाद आज ये बड़ा जो आत्मसमर्पण है उसको लेकर कल ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने संकेत दिए थे और आज ये सरेंडर देखने को मिला। कुल टीम में उनके 21 हैं, जिसमें से 12-14 कुछ लोग आने वाले हैं। 6 AK-47 से अधिक है हथियार और पापा राव DKSZC जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम है, ऐसे एक नक्सल नेता हैं। वो पापा राव के आने से इस लेवल का अब कोई भी नक्सली हमारे छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं रह जाएगा और समूचा छत्तीसगढ़ जिस तरीके से बात थी 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से समापन होने वाला, हमारे छत्तीसगढ़ में ये बात पूर्ण होकर रहेगी और नियत समय में छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, माननीय अमित शाह जी की रणनीति थी, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन था। हम लोगों ने काम किया है और मैं कहता हूं कि इस सबका परिणाम निकला है कि बस्तर हमारा छत्तीसगढ़ हमारा लाल आतंक से मुक्त हो रहा है। माननीय अमित शाह जी से तो आग्रह है, वो स्वयं आए ही, उनका तो नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। कुल 18 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है पापा राव जी के साथ। उसमें से 10 पुरुष हैं और 8 महिला हैं। AK-47 8 आया है, SLR 1 है, इंसास 1 है, 303 4 है, सिंगल शॉट 2 हैं और ऐसे अन्य मैगजीन वगैरह वो सारी चीजें आई हैं। कुल मिलाकर ये पुनर्वास ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में अंतिम अपेक्षित था, जिसके बाद हम कह सकते हैं तकनीकी रूप से कि माओवाद का पूरा नेतृत्व समाप्त हो गया है और छत्तीसगढ़ अब लाल आतंक से मुक्त हो गया। लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली थाने पर पहुंचे हैं। साथ में नक्सली लीडर पापा राव जी भी साथ में है। अब सुरक्षा बल सुरक्षित लेकर रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी बीजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई थी उसी का परिणाम है। कांग्रेस ने जो योजना बनाई, पापा राव सरेंडर कर रहा है। भूपेश बघेल ने बस्तर में कैंप स्थापित किया था। कांग्रेस ने कहा बस्तर में स्कूल खोलने का काम भूपेश सरकार ने किया था। भूपेश सरकार ने बस्तर के लोगों को रोजगार दिया। ऐसे ही था तो वो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कर पाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो कार्य हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, 31 मार्च को हम टारगेट दिए थे एक समय और कि हम नक्सल मुक्त करेंगे, तो उसको दूर करने का काम हमारे मुखिया जी कर रहे हो, चाहे केंद्र की मुखिया हो चाहे राज्य की मुखिया। तो अब इसमें श्रेय तो लेंगे ही वो,
कांग्रेस के कार्यकर्ता लेंगे ही, क्योंकि आज ये इतना बड़ा उपलब्धि, आज हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त होने जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से पवन दुर्गम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वही जगदलपुर से अनूप अवस्थी भी जुड़ गए हैं। बीजापुर से पवन दुर्गम हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपका रुख करूंगी, बीजापुर से जो खबर निकलकर सामने आई है कि अब जो नक्सली लीडर है पापा राव, वो सुरक्षा बल उसको लेकर थाने पहुंचा है, सुरक्षा बल उसको लेकर रवाना हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले आपसे वो जानना चाहूंगी। बीजापुर नैमेट से लेकर कितनी की जो सड़क है वहां पर हूँ और जो सरहदी गांव है मेरामंगी में हूँ, और अभी 1 मिनट 1.5 मिनट पहले अभी यहाँ से इस कुटरू क्षेत्र से लेके नक्सलियों को बस में लेकर जो बस है, बस और जो गाड़ियां हैं वो इस तरफ निकली है। संभावना ये है कि ये अब यहाँ से सीधे जगदलपुर जाएंगे और इनका कल हो सकता है सरेंडर हो, जहाँ जो पुलिस के अधिकारी है वो रहेंगे, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गृह मंत्री है वो वहां पे रह सकते हैं। बड़ी खबर ये है कि अब पापा राव के सरेंडर कर देने से, पापा राव के हथियार डाल देने के बाद से नक्सलवाद और जो नक्सलियों के बड़े लीडर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं पूरा विराम लग गया और एक तरीके से कहा जाए कि नक्सलवाद यहाँ पर जैसे फल फूल रहा था उस पर एक तरीके से अंकुश लग गया है। अभी लगभग 7 दिन बचे हैं 2026, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि नक्सलवाद उस तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही नक्सल संगठन जो है, कैडर जो है वो कहीं ना कहीं टूट कर एक तरीके से बिखर गया है। अभी हम उसी इलाके में है, नेशनल पार्क का ये इलाका है, इस इलाके से अबुझमाड़ का इलाका पड़ता है और इसी इलाके में जो DKSZ दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का जो कमांडर था वो एक तरीके से सक्रिय था, लेकिन उसके हथियार डाल देने के बाद अब नक्सलवाद टारगेट 2026 से पहले खत्म होता दिख रहा है। जी पवन, तो देखिए जो नक्सलवाद है वो समाप्ति की ओर दिख रहा है, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी। वहीं मैं जगदलपुर से हमारे साथ अनूप अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनूप, आपका रुख करूंगी, क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार की रणनीति थी, यानी डबल इंजन की सरकार की जो रणनीति थी, वो साकार होती नजर आ रही है? क्योंकि नक्सलवाद जो है वो अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल, पिछले 2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार ने जो फैसला लिया था कि नक्सलवाद खत्म होना है और उसको लेकर सशक्त ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। 12 और 13 नवंबर 2025 को एक बड़ा ऑपरेशन इसी के तहत हुआ था। तब पापा राव को इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में फोर्स ने घेरा भी था, लेकिन उस जो मुठभेड़ में पापा राव बच निकला था, लेकिन उसकी पत्नी उर्मिला मारी गई थी। और ये एक संदेश जो है पापा राव तक गया था कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसे अपनी जान गंवानी होगी। और पिछले 5 महीने से ये सिलसिला जो है पुलिस के अधिकारी हो चाहे या फिर सरकार के प्रतिनिधि स्पष्ट तौर पर उन माओवादियों का नाम लेकर ये संदेश दे रहे थे कि आप आत्मसमर्पण करिए, नहीं तो आप 31 मार्च 2026 तक बचेंगे ही नहीं। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि केंद्रीय समिति स्तर और पोलित ब्यूरो मेंबर स्तर के भी बड़े कैडर के माओवादियों ने अलग अलग जगहों पे आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे में पापा राव के पास अब कोई रास्ता बचा हुआ नहीं था। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही थी कि वो मुख्य धारा में वापस आए और इसके लिए भी जो शब्दावली थी सरकार की वो बदल दी गई। आत्मसमर्पण के जगह पुनर्वास का जो शब्द है वो अपनाया गया और इस पुनर्वास के रास्ते में आखिरकार 8 AK-47 के साथ में पापा राव ने आत्मसमर्पण किया है। यानी कि समझ लीजिए कि ये जो हिंसक रास्ता अपनाए हुए था वो कितना घातक था, सिर्फ ना ही बस्तर के लोगों के लिए बल्कि जो आसपास के जो प्रभावित राज्य हैं उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण था। चूंकि मात्र जो 30 एरिया कमेटी थी पहले सक्रिय, अब उसमें से 4 ही बची हुई थी और उसमें भी नेतृत्व कर रहा था पापा राव। चूंकि ये दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है और पश्चिम बस्तर डिवीजन का सचिव है, ऐसे में इसका आत्मसमर्पण करना साफ तौर पर यह दिखाई देता है, जो कि विजय शर्मा ने भी कहा कि ये नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील है। जी
जी अनूप, तो देखिए जिस तरीके से ये नक्सलवाद जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो ये निकलकर तो सामने आ ही रहा है। पवन, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से पहले भी नक्सली लीडर जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उन्होंने अपील भी की थी कि जो भी बचे कुछ नक्सली और भी बचे हैं वो भी आत्मसमर्पण कर दें। सरकार तो ये प्रयास कर रही थी कि जितने भी नक्सली बचे हैं वो मुख्य धारा में लौट जाए, लेकिन ये भी नतीजा, क्या इनका भी नतीजा है जिस तरीके से जो लीडर नक्सली थे उन्होंने अपील की है और अब जो बाकी नक्सली है वो भी मुख्य धारा में लौट रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से सरकार ने अपनी रणनीति को बदला, जिस तरीके से एक टारगेट सेट किया गया कि 31 मार्च 2026 वो टारगेट है जब नक्सल जो कैडर है, नक्सली है, उनका खात्मा एक तरीके से हो जाएगा। और ये समय समय पर दिखा भी, लगातार सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति, इंटेलिजेंस को मजबूत किया और कारगर रणनीति के तहत ऑपरेशन नक्सली के खिलाफ चलाया और उसकी सफलता भी सुरक्षा बलों को मिलती रही है। कई बड़े जो नक्सली हैं वो मारे गए। बस्तर के हर इलाके में, जिस इलाके में वो मजबूत माने जाते थे, जहां उनका आधार था, जहां वो अपनी समानांतर सरकार चलाने का दावा करते थे, उन इलाकों में ऑपरेशन चलाए गए और वहां पर बड़े जो नक्सली हैं उनको मारा गया। अब उसके बाद जैसे जैसे टारगेट नजदीक आता गया, टारगेट 31 मार्च के जैसे नजदीक आता गया, तो लगातार जो नक्सल कैडर है वो सरेंडर करता गया और उनके पास वो इलाका नहीं बचा था वो जहां ऑपरेट कर पाते या फिर अपनी सरकार चला पाते, क्योंकि उन इलाकों में जहां उनकी मजबूत पैठ थी वहां सुरक्षा बल के कैंप खुलने लग गए थे, डेवलपमेंट के जो काम है वो पहुंचने लग गए थे और पूरे इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्ती और एरिया डोमिनेशन चल रहा था। यही वजह था कि नक्सलवाद धीरे धीरे करके कमजोर होता गया और उनको बहुत बड़े लेवल पे जो है वो नुकसान होता गया। और साथ ही साथ जितने भी नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया है या फिर बस्तर में जिन्होंने सरेंडर किया, उनका एक चीज जो कहना था कि अब बड़े जो नक्सली हैं वो नहीं बचे हैं, जो कमांड आना था वो नहीं आ पा रहा है, वो इलाका नहीं बचा है जहां उनको ऑपरेट करना है, फिर संगठन को चलाना। ये सबसे बड़ी वजह थी। सरकार की एक तरीके से सफलता ये है कि सरकार ने नक्सलियों के खात्मे के लिए जो रणनीति बनाई थी, सबसे पहले साउथ बस्तर में नक्सलियों को टारगेट किया गया जिसमें आपका हिडमा या ये आगे, तो उसके बाद नॉर्थ बस्तर में नेशनल पार्क और अबुझमाड़ को टारगेट किया गया। तो रणनीतिक तौर पे सरकार और सुरक्षा बलों की एक सफलता जरूर इसी कहेंगे कि बहुत जल्दी और जो तय मियाद है उससे पहले नक्सलवाद की ताबूत में एक आखिरी कील जो है आज एक तरीके से ठोकी गई है। इसके बाद भी कह सकते हैं कि जो निचले स्तर के जो छोटे कैडर हैं वो भी अभी सक्रिय हैं, लेकिन 31 मार्च के आते आते लगता है कि वो भी सरेंडर कर देंगे और एक बड़ा इलाका और बड़ा जो क्षेत्र था जो 5 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में था, वो अब कहीं ना कहीं क्लियर हुआ है और वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में एक तरीके से जुड़ गया और वहां पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वहां पे कहीं ना कहीं है। और इसका सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं कर्रेगुट्टा, जिसे बेस कैंप की तरह नक्सली 5 दशकों से ज्यादा वक्त से इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब एक तरीके से खाली हो गया और वहां पे सुरक्षा बलों का कैंप लग गया और वहां पे तिरंगा फहराया जा रहा है। जी पवन, तो जिस तरीके से सरकार की रणनीति है और उसके बाद प्रशासन की मुस्तैदी है, उसी का नतीजा है कि अब जो है नक्सलवाद बिल्कुल खात्मे की ओर आ गया है। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप उस जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि नक्सलवाद जो है वो खत्म हो रहा है, महज 7 दिन बचे जो कि डेडलाइन दी गई थी, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि विकास भी अब धीरे धीरे हो रहा है उस एरिया पे, तो वो उनका क्या कहना है? क्योंकि अब जो है वो अब मतलब कह सकते हैं कि बिना डर के रहेंगे, दहशत का जो पहले माहौल था वो अब खत्म हो रहा है, तो स्थानीय का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए 2 दशक का ही अगर हम आंकड़ा देख लें तो तकरीबन नक्सल हिंसा के चलते 5000 लोगों ने बस्तर में ही जान गंवाई है। इसमें सुरक्षा बल के जवान भी शामिल हैं, नक्सली भी शामिल हैं और जो आम जन है वो भी, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी टारगेट हुए नक्सलियों के द्वारा। लेकिन अब जब सिलसिला धीरे धीरे यहाँ पर देखा जा रहा है कि बदल रहा है, तो ऐसे में जो अब स्थानीय लोग भी हैं वो भी अब मुखर होने लगे हैं और उनका ये कहना है कि जो सरकार की प्लानिंग है या जो सरकार का निर्णय है वो काफी हद तक सही है और इसका जो जन समर्थन है वो निचले स्तर पर देखा भी जाता है। अब गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, चाहे फिर वो मोबाइल के टावर ही क्यों ना, ऐसी जरूरतों की मांग जो है वो सरकार से की जा रही है और कई उदाहरण भी जो हैं वो दक्षिण बस्तर पे साफ तौर पर दिखाई दिए भी हैं।
लगभग 7 दशक तक जहां पर सड़क नहीं पहुंची, वहां तक अब सड़क भी पहुंच रही है। और ये अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो साफ तौर पे बस्तर के ही लोगों को जाता है, क्योंकि अब बस्तर के लोगों ने यह निर्णय लिया और सरकार के निर्णय के साथ भी हैं। और यही एक कारण है कि जब माओवादी जो है अब वो अलग थलग पड़ते जा रहे, उनका नेटवर्क कमजोर हो रहा है, और यही एक इसका कारण है। और इसकी परिणति ही भी ये है कि अब माओवादियों के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, या तो आत्मसमर्पण कर दें, मुख्य धारा में लौट आए, या फिर फोर्स के हाथों मारे जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने एक डेडलाइन तय की है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से माओवाद खत्म किया जाना है, तो उसके बाद बस्तर में का विकास कैसे होगा, इसको लेकर भी एक डेडलाइन निर्धारित की गई है। पिछले बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम में भाग लेने वो आए थे जगदलपुर में, तब उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था और उन्होंने आश्वस्त किया था बस्तर के लोगों को कि बाकी जो राज्य हैं, जो संभाग हैं, वो अगर आदिवासी बहुल हैं, अगर उनसे तुलना की जाएगी साल 2030 तक, तो बस्तर जो होगा सबसे विकसित राज्य बनेगा। और इसकी जो निर्णय है वो भी सरकार ले चुकी है, और विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो है वो सरकार करेगी। और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध हैं। जी अनूप, तो जिस तरीके से आज पापाराव ने सरेंडर कर दिया है, तो क्या लगता है कि अगर हम बस्तर की बात कर ले तो वहां पर कोई ऐसी भी बड़ी कमेटी है जो अभी भी सक्रिय है, या ये माना जाए कि आज जब पापाराव ने सरेंडर किया है उसके साथ जो दर्जनों नक्सली भी थे उन्होंने भी हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है, तो अब एकदम से खात्मा हो जाएगा, या कुछ और भी बचे कुचे नक्सली है जो आगे भी सामने आ सकते हैं? देखिए, एक हफ्ते पहले का आंकड़ा मैं बता दूं अपने दर्शकों को, तो बकौल बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने ये हमें जानकारी दी थी कि पहले 30 एरिया कमेटी सक्रिय हुआ करती थी और अभी फिलहाल 4 ही एरिया कमेटी है। और उन एरिया कमेटी में पापाराव जैसे नक्सली सक्रिय हुआ करते थे, और अब ये जो नक्सलवाद को खत्म करने की जो डेडलाइन नजदीक है, उसमें अब महज गिनती के हैं 40 से 50 माओवादी ही बचे हुए हैं। ऐसे में इन माओवादियों को भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम जो है सरकार कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बस्तर को छोड़ दें तो गणपति जो कि पुलिस ब्यूरो का महासचिव रहा है और अभी कहीं पर छुपा हुआ है, उसको, और मिश्र बेसरा जो कि पुलिस ब्यूरो का सदस्य है। ये 2 बड़े नाम हैं, 2 बड़े चेहरे हैं। हालांकि ये सक्रिय नहीं है बस्तर या आसपास के राज्यों में, लेकिन इस बात को लेकर जरूर सरकार सुनिश्चित कर रही है कि एक एक माओवादी, चाहे वो निचले कैडर का हो या टॉप लेवल का, सब आत्मसमर्पण करे, सब मुख्य धारा में जुड़े। इस बात को सुनिश्चित करने का काम जो है सरकार और सरकार के प्रतिनिधि और फोर्स कर रही है लगातार। जी, तो देखिए, जिस तरीके से अनूप, अब तो ये सफलता अगर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, लेकिन अब इसमें एक और चीज निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद पर श्रेय की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि जो पूरी प्लानिंग थी वो हमने भूपेश सरकार में ही कर ली थी, और अब जो नक्सलवाद खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है उसको बीजेपी सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही हाल ही में मिलता जुलता हुआ जो बयान है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी दिया था, और जो इसमें काउंटर है वो वन मंत्री केदार कश्यप ने भी किया। दोनों ही पार्टियों के जो बड़े बड़े शीर्ष नेता है वो अपना अपना बात रख रहे हैं, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की पॉलिसी थी, चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार के दौरान जो सरकार ने अपनाई थी नीति कि उनको बड़े एनकाउंटर नहीं करने, बड़े ऑपरेशन नहीं करने, सिर्फ क्षेत्र में नए कैंप खोलने जाने हैं, और इस पे ज्यादा फोकस था। हालांकि इसका फायदा बिल्कुल जो फोर्स है उसको मिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले 2 सालों से जो एग्रेसिव लेवल पे जो ऑपरेशन लगातार सरकार के द्वारा और फोर्सेस के द्वारा जो चलाए गए, उसका भी अपने स्तर पर फायदा मिला है। और ये दोनों ही बातें, दोनों ही सरकार के दौरान किए गए काम जो है वो साफ तौर पर दिखाई भी देते हैं बस्तर में। लेकिन जरूर ये राजनीतिक होड़ जो होती है वो हमेशा राजनीतिक पार्टियों में होती है कि क्रेडिट किसे मिल जाए, लेकिन स्पष्ट है जो 2026 से 31 मार्च जब माओवाद खत्म होगा तो सरकार जिसकी है उसे ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन विपक्ष की भूमिका जो है वो विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, और उनके दौरान जो कार्यकाल के दौरान किए गए काम है उनको गिनाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो कि दोनों ही सरकारों के समय हुई हैं, और
इन मामलों में जो दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि हैं वो जरूर चुप्पी साध लेते हैं, चाहे वो झीरम की घटना हो या ताड़मेटला की घटना। ये दोनों ही घटनाएं दो सरकारों के दौरान हुई, और इसके अलावा टेकल गुड़ियाम की घटना हुई जब पक्ष में जो है कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो ये घटनाएं भी हुई हैं, दोनों ही पार्टियां जब पावर में रही हैं। तो हालांकि इसको लेकर क्रेडिट नहीं लिया जाता, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो हैं नक्सलवाद खत्म करने को लेकर जरूर क्रेडिट ले रही हैं। जी अनूप, तो देखिए जो राजनीति में क्रेडिट लेने का जो होड़ है वो मचा हुआ है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जब सरकार सरेंडर जो कर चुके नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति तो चला रही है, इन नक्सलियों को इस योजना का लाभ किस तरह से मिलेगा? देखिए, ये सुनिश्चित करने का काम जो है वो सरकार ने अपने स्तर पर शुरू कर दिया है, और बाकायदा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि जो आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी हैं, पुनर्वास का रास्ता अपनाने वाले माओवादी हैं, उनके अंदर क्या क्या स्किल है। जैसे कई माओवादी जो हैं या नक्सल घटनाओं से पीड़ित लोग इस वक्त बस्तर पंडुम एक कैफे है जगदलपुर में खोला गया है, यहाँ पर ये लोग काम भी करते हैं। यानी कि सरकार ने सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई किया कि ये किस चीज में माहिर हैं और इन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, फिर उस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें दी गई, फिर उस तरीके के काम भी उन्हें सौंप दिए गए हैं, और ऐसा ही सिलसिला जो है लगातार किया जा रहा है। जगदलपुर के अड़ावाल में और बीजापुर में स्किल डेवलपमेंट का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो हाल ही में पुनर्वास का रास्ता अपनाने वाले माओवादी हैं उनको इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ी घोषणा ये भी की है कि जो मुख्य धारा में लौटने वाले माओवादी हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा, उनके राशन कार्ड मिलेंगे, उनके आधार कार्ड बनेंगे। यानी कि जो योजनाएं होती हैं सरकार की जो निचले और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, उन योजनाओं का फायदा जो है आत्मसमर्पित पुनर्वासित माओवादियों को भी मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का काम जो है सरकार कर रही है, और इसको लेकर सरकार ने अपनी पहल जरूर शुरू कर दी है। लेकिन कई जगह ये भी हमने देखा है कि ये जो काम है वो काफी धीमी गति से हो रहा है, और कई लोग इसको लेकर नाराज भी हैं। हालांकि उनकी जो नाराजगी है धीरे धीरे सामने भी आती है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें जरूर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये जो काम होंगे ये जरूर तेजी से होंगे। हाल में हमने ये भी देखा कि जब माओवादी संगठन में जो लोग नक्सली रहते थे उनकी नसबंदी कर दी जाती थी, लेकिन अब जब वो मुख्य धारा में लौट आए हैं तो सरकार ने उनकी नसबंदी खोलने का भी काम किया है। इन्हें स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा गया, इनकी सर्जरी हुई, और 56 ऐसे लोग हैं जिन्हें नसबंदी का जो है रिवर्स ऑपरेशन किया गया, जिसका लाभ भी 23 दंपतियों को मिला और ये माता पिता बन सके। तो ऐसी जो काम है वो सरकार के द्वारा यहाँ पे अनूप, तो जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और मुख्य धारा से लौट गए हैं, अब सरकार उनके खुशहाल जीवन को बिताने के लिए उनको जो तमाम सुविधाएं हैं वो दे रही है। पवन भी हमारे साथ बीजापुर से जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि पापाराव के सरेंडर के बाद अब कौन सा बड़ा नक्सली नेता बचा है जो छत्तीसगढ़ में या तेलंगाना में हो, या जो हाल ही में फिलहाल सरेंडर कर सकते हैं? जी देखिए, जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं या फिर बड़े जो कैडर हैं जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर या डिविजनल कमेटी मेंबर या दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के जो नक्सल कैडर हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, और जो भी जो पुलिस ब्यूरो सदस्य मिसिर बिश्रा ये झारखंड में सक्रिय है, और लगभग जो छोटे स्तर के भी जो नक्सली रहे हैं, जैसा कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि वो अब छत्तीसगढ़ या बस्तर छोड़ के जा चुके हैं, या तेलंगाना और जो सरहदी राज्य है वहां पे उन्होंने एक तरीके से शरण लिया है। तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने और सरकार ने बनाई थी, वो रणनीति कारगर साबित हुई है। और जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों का और जो राज्य स्टेट पुलिस है इनका जो आपस में समन्वय था और साथ ही साथ जो रणनीति थी, उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि 31 मार्च के टारगेट से पहले ही एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। पापाराव के बारे में अगर बात करें तो वो बीजापुर और तेलंगाना और जो सुकमा जिला है वहां के किस्ताराम थाना क्षेत्र के निम्मलगुड़ा का रहने वाला था, और उसी इलाके से जो हिडमा है सेंट्रल कमेटी मेंबर और देवा वो भी आते थे। तो वो पूरा इलाका पिछले 5 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में रहा है, और वहां उनकी समानांतर सरकार चलती थी, और वहां पे क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से भी आते थे तो उस पूरे इलाके में उनकी एक तरीके से सरकार चलती थी, हुकूमत चलती थी, और वहां वो एक तरीके से राज करते। साथ ही साथ ऐसा ही इलाका था जो
महाराष्ट्र से लगता था, नेशनल पार्क का इलाका था। अब देख सकते हैं ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये पूरा इंद्रावती टाइगर रिजर्व का एरिया है, नेशनल पार्क का इलाका। इस पूरे इलाके में भी यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी और यहाँ का जो माहौल था, यहाँ का जो वातावरण था, वो नक्सलियों को कहीं ना कहीं सूट करता था। यही वजह था कि इतने लंबे वक्त तक नक्सली यहाँ सर्वाइव कर पाए हैं, यहाँ सस्टेन कर पाए हैं और अपनी जो सरकार है एक तरीके से वो यहाँ पे चला पाए हैं। लेकिन अब नक्सलवाद के नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति सरकार ने बनाई थी और उसके तहत एक एक करके उन इलाकों को टारगेट किया गया था, उन गांवों को टारगेट किया गया था जिस इलाके में नक्सलियों का दबदबा है या प्रभाव है, तो वहां धीरे धीरे सड़कें खोली गई, वहां जो विकास है वो वहां पे पहुंचाया गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीजें पहुंचाई गई हैं। और खासतौर से जो सबसे बड़ी एक रणनीति का हिस्सा था कि मोबाइल टावर उन इलाकों में पहुंचे थे जहां नक्सली ऑपरेट करते थे, जो सबसे बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं नक्सलियों को पहुंचाने में कामयाब रहा है। तो निश्चित तौर से 31 मार्च से पहले एक बड़ा सफलता सरकार के लिए जरूर है। जी पवन, तो देखिए जिस तरीके से सरकार की रणनीति है और मुख्य धारा में लगातार जो है नक्सली वापस लौट रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि जो बड़े लीडर्स थे वो भी अब समर्पण कर रहे हैं। महज 7 दिन बचे हुए जो डेडलाइन दी गई थी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आप दोनों का हमसे साझा करने के लिए।